वेलकम फ्रेंड, वंस अगेन सीडीएल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये है मेरे फ्रेंड जो हमारे वीडियो बनाते हैं, मिस्टर सुनील वर्मा जी। और एक बार से फिर आपका सीडीएल क्लासेस में स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे चैनल को जिसको देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी करें और अन्य लोगों को भी बताएं। और कोई चीज़ की अगर जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कोई भी कमेंट अगर आपको करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की अपने लाभ की तारीफ की आपको पहुँचने नहीं मिले तो भी आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार सीडीएल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे द फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो है चौथा अध्याय करेंगे, जिसके अंदर की सेफ्टी को लेके प्रोविजन दिए गए हैं। ये प्रोविजन जो है सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 41 तक है। इसके अंदर वर्करों की जो सेफ्टी है उसके बारे में ध्यान रखने के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं कि किस प्रकार से वर्करों की सेफ्टी को हमने ध्यान में रखना है, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से हमने ध्यान में रखना है। सेक्शन 21 के अंदर बताया गया कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी को किस प्रकार से उसकी घेराबंदी करनी है, किस प्रकार से उसको ढक के रखना है जिससे कि वर्करों पर उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। ये सेक्शन 21 के अंदर बताया गया। सेक्शन 21 ये बताता है कि प्रत्येक प्राइम मूवर वो है जो कि हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया था। प्रत्येक प्राइम मूवर मशीनरी का प्रत्येक घूमने वाला हिस्सा और प्राइम मूवर से जुड़ा फ्लाइट व्हील हो चाहे, ठीक है, या फ्लाइट व्हील जो है वो इंजन से चल रहा हो या न चल रहा हो, ठीक है, या कोई वाटर टर्बाइन हो या कोई वाटर व्हील हो, ठीक है, या कोई लेथ मशीन हो या लेथ मशीन की कोई स्टॉक बार हो जो कि हेड स्टॉक से बाहर निकली हुई है, ठीक है, बिजली की कोई मोटर हो, ठीक है, जनरेटर हो या घूमने वाला कोई कन्वर्टर हो या कोई ट्रांसमिशन मशीनरी हो। ट्रांसमिशन मशीनरी मतलब जो कि पावर को ट्रांसमिट करती है, एक संसाधन से दूसरे संसाधन में ट्रांसमिट करती है पावर को, ठीक है, ऊर्जा को जो ट्रांसमिट करने वाली मशीनरी का प्रत्येक हिस्सा या कोई दूसरी मशीनरी का खतरनाक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ढका होना चाहिए, या हम कहें तो वे इससे खुले हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि जिस प्रत्येक जो मशीनें बताई है ये सारी मशीनें पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए। हम आमतौर पर बाजारों में देखते भी है, फैक्ट्रियों में भी देखते हैं, जो मशीन होती है वो हमेशा ढकी भी होती है, उसके ऊपर ऐसे कवर किया होता है, उसको नट्स और स्क्रू से कसा होता है, वो इसी प्रावधान के तहत उनको कसा हुआ होता है, इसी प्रावधान के तहत उन्हें ढका हुआ होता है, ठीक है। एक केस आया था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जेठालाल, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मशीनरी हमेशा ढकी हुई या घेराबंदी की हुई होनी चाहिए, परंतु जब मशीनरी घूम रही हो या इस्तेमाल में ली जा रही हो तो उसका ढका हुआ होना या घेराबंदी किया होना अति आवश्यक है। क्या बताया गया? उसका घेराबंदी, जब वो मशीनरी से हम काम ले रहे हैं या जब मशीनरी वो घूम रही है तो उसका ढका हुआ होना अति आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है। यह फैक्ट्री के ऑक्यूपायर या उसके मैनेजर यानी कि प्रबंधक, ठीक है, की जिम्मेदारी है कि मशीनरी की घेराबंदी व उसका ढका हुआ होना हमेशा कायम रहना चाहिए, हमेशा कायम रहना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उसे इस काम का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसे इस काम के लिए न ढकने के लिए लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। आगे एक केस हो रहा था मैसर सेंट्रल टिन वर्कर वर्सेस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का केस था। किसी समय दिए गए मशीनरी के सुरक्षा यंत्र अपनी जगह पर सही से जुड़े नहीं हैं जिससे कि वे लगातार सुरक्षा दे सके, ठीक है, चाहे ये सुरक्षा तंत्र काम करते समय काम करने वाले कामगार ने ही हटा दिए हों, तो ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉयर यानी कि जो नियोक्ता है जिसने कामगार को लगा रखा है, ठीक है, ने मशीनरी की सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं किए हैं और उसे इसके लिए लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि नियोक्ता की जिम्मेदारी ही नहीं कि वो मशीनरी को इस प्रकार से ढके कि कोई कामगार काम करते समय उसे खोल न सके, ठीक है, या उसके ढक्कन को हटा न सके। यह इसलिए है कि सेक्शन 21 में ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो नियोक्ता की, एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है,
इस केस के अंदर ये क्या बताया गया कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि मशीनरी पूरी तरह से ढकी भी होनी चाहिए। जब वर्कर काम कर रहे हैं उस वक्त भी ढकी भी होनी चाहिए। अगर वर्कर उस ढकी हुई चीज को हटा देता है तो भी उसकी ये जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, जिम्मेवारी से जो एम्प्लॉयर है, जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो भाग नहीं सकते क्योंकि ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है। ठीक है, आगे सेक्शन 21 के 2 में बताया गया कि राज्य सरकार को यह पावर देता है, सेक्शन 21(2) कि वह इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई रूल बना सकता है और किसी भी प्रकार से रूल बना करके किसी को भी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट भी वो कर सकता है। आगे जो सेक्शन 22 है फैक्ट्री एक्ट का 1948 का सेफ्टी प्रोविजन में जो सेक्शन 22 है वो कहता है कि चलने व घूमने वाली मशीन के पास व मशीन पर कार्य करने के बारे में ये सब बताया गया है इसके अंदर, सेक्शन 22 के अंदर। ठीक है, वर्क नियर मूविंग मशीनरी। ठीक है, सेक्शन 22 कहता है कि जब भी कोई मशीन चल रही है, ठीक है, और उसे जांचना चाहिए किस चीज के लिए, ग्रीस लगाने के लिए या उस पर तेल लगाने के लिए। जब भी उसको जांचते हैं या उस पर, ठीक है, कोई फैन बेल्ट चढ़ानी है मशीनरी पर, ठीक है, काम करने वाली मशीनरी पर, तो इसके लिए जो है एक प्रशिक्षित एडल्ट वर्कर, यहाँ क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रशिक्षित एडल्ट वर्कर ही ये काम करेगा, उसी से ही ये काम करवाया जाना चाहिए। इस दौरान उसने टाइट कपड़े भी पहने होने चाहिए, यानी कि लूज कपड़े, ढीले कपड़े न पहने हो जिससे कि वो मशीन में फंस जाएं, इसलिए टाइट कपड़े भी पहने होने चाहिए। और उस पुरुष वर्कर का नाम भी, ठीक है, प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा इस काम के संबंधित रजिस्टर में उसका नाम चढ़ा होना चाहिए कि ये व्यक्ति ये काम करेगा। ठीक है, और अगर ये जो फैन बेल्ट हम चलाते हैं, ठीक है, वो अगर 15 सेंटीमीटर से अगर चौड़ाई में, मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, चौड़ाई में 15 सेंटीमीटर से अगर छोटी है तो वो यह काम नहीं करेगा, वो ये फैन बेल्ट नहीं चलाएगा या उसके ऊपर इस फैन बेल्ट को चढ़ाने का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये तो मूविंग मशीनरी के बारे में बताया गया था। अब जो सेक्शन 23 है वो बताता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन। यंग पर्सन वही है जो हमने परिभाषा के अंदर जिक्र किया था। एडल्ट पर्सन जो 18 साल का होता है, उससे नीचे के जो एडोलेसेंस हैं और जो छोटी उम्र वाले हैं वो सारे 18 साल से नीचे वाले हैं, वो यंग पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, तो यंग पर्सन को खतरनाक मशीनों पर लगाने के संबंधित ये जो प्रावधान है वो सेक्शन 23 में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी यंग पर्सन जब किसी खतरनाक मशीन पर काम करने की उसको छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि सिर्फ अडल्ट आदमी ही काम कर सकता है, यंग पर्सन को उस पर खतरनाक मशीन पर काम करने की छूट नहीं दी जाएगी और काम नहीं करवाया जाएगा जब तक कि उसे उस मशीन के संबंधित पूरे खतरों की जानकारी न दे दी जाए और सावधानियों के बारे में न बता दिया जाए। ठीक है, यानी कि काम तो उससे करवा सकते हैं लेकिन तब होना चाहिए जब उसको पहले सारे खतरों के बारे में बता दें और सारी जानकारी उस मशीन के बारे में उसको दे दें, तो ही उससे काम लिया जा सकता है। अदरवाइज उससे इस खतरनाक मशीन पर यंग मन से काम नहीं लिया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों को मशीन पर काम के दौरान मशीन पर पर्याप्त प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी होनी चाहिए। ठीक है, काम करवाने से पहले यंग पर्सन को पूरी काम करने की उस मशीन पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करवा सकते। आगे कहता है कि ऐसे व्यक्ति की देखरेख में कार्य करना चाहिए जो कि उस मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो और जिसे पर्याप्त एक्सपीरियंस तजुर्बा हो और भिन्न भिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं वो इस बारे के अंदर अपने दिशा निर्देश नियम बना सकती हैं। और ये जो खतरनाक मशीन है इसमें भिन्न भिन्न राज्य सरकारों में इसमें ऑयल एक्सपेलर को ले रखा है, मेटल ट्रेडर्स को धातु व्यापार में प्रयोग होने वाली मशीनों को ले रखा है, मेल्टिंग मशीन को इसमें ले रखा है इन्होंने, पावर प्रेसर को इसमें ले रखा है इन्होंने। ठीक है, और प्रिंटिंग मशीन को भी इसमें ले रखा है। सर्कुलर सा का मतलब आपने कभी देखा होगा गांव में एक आरा होता है जो गोल गोल होता है, ठीक है, वो सर्कुलर सा आरा, उसको भी खतरनाक मशीन की श्रेणी में अलग अलग राज्य सरकारों ने ले रखा है। ठीक है, तो
ये था सेक्शन 23 जो इसमें हमने जिक्र किया था कि यंग पर्सन को खतरनाक मशीनों पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है। आगे जो सेक्शन जो 24 है वो ये बताता है कि स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। स्ट्राइकिंग गियर क्या बोला गया है? स्ट्राइकिंग गियर का मतलब फैक्ट्री को एकदम पूर्ण रूप से बंद कर देने की, ठीक है, या डिवाइस ऑफ कटिंग पावर, ठीक है, जो पावर मशीनों को ऊर्जा दे रहे हैं बिजली से, ठीक है, उसके लिए एक ऐसे यंत्र स्थापित करना जिससे कि बिजली की सप्लाई को हम काट सके उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, ठीक है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 24 के अंदर दिए गए हैं। उसमें ये बताया गया है सेक्शन 24 के अंदर कि प्रत्येक फैक्ट्री को पर्याप्त स्ट्राइकिंग गियर या दूसरा प्रभावी मैकेनिकल यंत्र उपलब्ध करवाना चाहिए और उसे इस प्रकार से उसका रख रखाव किया जाना चाहिए कि वह घूमती हुई पुल्ली को और आगे ले लेके जा सके, यानी कि मशीन एकदम बंद हो जाए, ठीक है, घूमती हुई पुल्ली को आगे ले लेके जा सके। और प्रत्येक फैक्ट्री में बिजली सप्लाई को कट करने वाले पर्याप्त यंत्र होने चाहिए, ठीक है, पर्याप्त, जैसे मेन स्विच है, ठीक है, इस तरह के जो बिजली सप्लाई के यंत्र जो है लगे होने चाहिए जिससे कि आपातकाल में मशीनरी को ऊर्जा का स्रोत एकदम तुरंत प्रभाव से काट कर रोका जा सके, ठीक है। ये तो सेक्शन 24 के अंदर ये बताया गया था कि किस प्रकार से यंत्र जो बिजली सप्लाई कट करने के लगे होने चाहिए, मशीनों को रोकने किस प्रकार के यंत्र वहां पर लगे हुए होने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब आगे सेक्शन 25 में बताया गया है कि सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन होता है ऑटोमेटिक मशीन जो अपने आप काम कर रही है, ऐसी मशीन के बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 25 में बताया गया है। सेक्शन 25 बताता है कि किसी भी फैक्ट्री में किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन का हिस्सा या मशीन में डाले जाने वाली वस्तु या मशीन से निकलने वाली वस्तु कामगारों के आने व जाने वाले रास्ते से 45 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए या उनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है, उस मशीनरी को या उसमें डाले जाने वाले सामान या निकलने वाले सामान को कम से कम आने जाने वाले रास्ते जो स्थान है जहां से वर्कर आते जाते हैं, कामगार आते जाते हैं, उससे 45 सेंटीमीटर वो दूर रहे, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में जो मुख्य निरीक्षक होता है चीफ इंस्पेक्टर इसकी इजाजत दे सकता है, एग्जाम्प्ट भी कर सकता है, ठीक है। आगे सेक्शन जो 26 में बताया गया है वो बताया गया है कि केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, जो नई मशीनरी आ रही है उसको हमने किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से उसको ढकना है, ठीक है। तो सेक्शन 26 बताता है कि सभी ऊर्जा से चलने वाली मशीनरी, ठीक है, यानी कि पावर से चलने वाली मशीनरी, ठीक है, का आपके सभी प्रकार के जो नट है, बोल्ट है, घूमने वाली जो शाफ्ट है, ठीक है, उसके जो पुल्ली है वो पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए जिससे कि वहां पर उसका किसी प्रकार से खतरा न हो, ठीक है। सभी उसके स्पर है, वॉर्म है और दूसरे जो भी दांतुनी हिस्से हैं जो जिसके ऊपर रास्ते से लगे हुए हैं, दूसरे जो दांतुनी गियर है उसको भी जो जिसको बार बार एडजस्ट करने की जरूरत न पड़े उन्हें भी पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। मशीनरी को एक बार एडजस्ट कर दिया, बार बार रोज उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे जो सभी चीजें हैं उसके हिस्से हैं वो ढके हुए होने चाहिए, ठीक है। इसी सेक्शन के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति मशीन को बेचेगा या किराए पर देगा या बेचने वाले व्यक्ति का एजेंट होगा या किराए पर देने वाले व्यक्ति का एजेंट होगा, जो भी उस मशीन को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए उपलब्ध करवाएगा और ऊपर के प्रावधानों का पालन अगर वो नहीं करेगा, यानी कि उसके इन चीजों को ढकेगा नहीं, सही से नट बोल्ट नहीं लगाएगा, तो उसे 3 महीने तक का कारावास व 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही प्रकार की सजा दी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई कंपनी अगर अपनी मशीन को बेच रही है दूसरी फैक्ट्री में काम करने के लिए या कोई उसका एजेंट है, ठीक है, वो अगर बेच रहा है या उस मशीन को किराए पर दे रहे हैं दूसरी अपने फैक्ट्री को जिससे कि वो काम लेना है, या उसका कोई एजेंट है जो उसको किराए पर उस फैक्ट्री को दे रहा है मशीन में वहां काम करने के लिए, ठीक है, उनको शामिल किया गया है,
ठीक है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये सब चीजें नट बोल्ट वगैरह सही से कसे हुए होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई प्रकार का एक्सीडेंट वहां न हो जाए, किसी प्रकार का कोई खतरा वहां उत्पन्न कामगारों के लिए न हो जाए। आगे जो सेक्शन 27 है वो बताता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, ठीक है, ये कहता है कि जो भी कॉटन ओपनर है, जो कॉटन की फैक्ट्रियां हमारे, ठीक है, कॉटन की जो फैक्ट्रियों में कॉटन ओपनर वाली जो मशीनें हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से भी कोई महिला और बच्चों से काम नहीं किया जा सकता, उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनकी नियुक्ति जो है प्रतिबंधित है। इसके बारे में ये सेक्शन जो है 27 है वो बताता है कि जो कॉटन प्रेसिंग फैक्ट्री है, ठीक है, जहां पर हम उसको कॉटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, कॉटन प्रेसिंग जो फैक्ट्री है उसके किसी भी हिस्से में जिसमें कॉटन ओपनर मशीन कार्य कर रही है वहां पर महिलाओं व बच्चों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि उनको उनसे काम नहीं लिया जाएगा। महिला और बच्चों से उपरोक्त स्थिति में उसी कंडीशन में काम लिया जाएगा जब वो कॉटन ओपनर मशीन है उस तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार छत तक बनी हो, या इस तरह से हम उसको पार्टीशन कर दें, मशीन को ढक दें छत तक के, जिससे कि उसके अंदर जो डालने वाला हिस्सा है उसकी तरफ महिलाओं और बच्चों की नियुक्ति कर सकते हैं अगर ये पार्टीशन छत तक पूरा ढका हुआ है तो ही। अगर मशीन खुली है तो उनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, महिलाओं और बच्चों की नियुक्ति कॉटन ओपनर मशीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आगे सेक्शन 28 है वो ये बताता है कि होइस्ट और लिफ्ट के बारे में। होइस्ट एक ऐसे यंत्र होते हैं जिससे कि कोई चीज को ऊंचा उठाया जा सके, कोई वस्तु को बाहर को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, लिफ्ट का काम भी होता है उठाने के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन बताता है कि प्रत्येक फैक्ट्री की जो होइस्ट और लिफ्ट हैं वो किस प्रकार से बनी हुई होनी चाहिए। वो कहता है कि वो अच्छी मशीनी तकनीक से बनी होनी चाहिए, अच्छे मटेरियल से बनी होनी चाहिए और वो पर्याप्त मजबूती उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर लिफ्ट वगैरह मजबूत नहीं होगी, अच्छे मटेरियल से नहीं बनी होगी तो एक्सीडेंटल होने के चांस हो जाते हैं, वर्करों को नुकसान होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस प्रकार से होनी चाहिए। आगे कहता है कि ऐसी जो मशीनें, ऐसी जो लिफ्ट है, होइस्ट है, उनका पूरा जो है रख रखाव भी होना चाहिए और उसके रख रखाव के लिए कोई योग्य व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए और उसकी नियुक्ति के द्वारा प्रत्येक 6 महीने के अंदर ऐसी मशीनों की जांच पड़ताल भी होती रहनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी जो जांच पड़ताल है उसको संबंधित रजिस्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हर 6 महीने में जो लिफ्ट और होइस्ट है उनकी जांच पड़ताल किसी भी कॉम्पिटेंट योग्य पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। आगे इसके सब सेक्शन सी के अंदर कहता है कि सभी जो होइस्ट और लिफ्ट हैं उसके सुरक्षित गेट होने चाहिए, ठीक है। जहां पर ये लिफ्ट उपयोग में लाई जा रही है, होइस्ट उपयोग में लाई जा रही है, उसके चारों तरफ ऐसी दीवार होनी चाहिए और दीवारों से उससे बाहर, लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए एक गेट भी होना चाहिए, ठीक है। और जो होइस्ट और लिफ्ट है उसके ऊपर ये लिखा भी होना चाहिए कि ये जो है मैक्सिमम कितना भार उठा सकती है, इससे कितने वजन भार जो है ऊपर ले जाया जा सकता है, ठीक है। और उससे ज्यादा भार उसमें नहीं लोड करना चाहिए, ठीक है। आगे जो सेक्शन 29 है वो बताता है कि जो लिफ्टिंग मशीन है, चेन्स है, रोप्स है और लिफ्टिंग टैकल्स है उनके बारे में बताता है, ठीक है। लिफ्टिंग मशीन जो वजन उठाने वाली मशीन, चेन है, कई बार चेन से हम वजन को उठाते हैं, कई बार रोप्स मतलब रस्सा, बड़े बड़े रस्सों से हम वजन को उठाते हैं। और दूसरे जो लिफ्टिंग टिकल्स है, लिफ्टिंग टिकल्स में हुक आ जाते हैं, हुक से वजन से उठाते हैं, ठीक है, या दूसरे तरीके से जो आते हैं वो सारे लिफ्टिंग टिकल्स में आ जाते हैं। उसके बारे में जो सेक्शन 29 है उसके बाद अंदर जो प्रावधान किए गए वो बताया गया है। सेक्शन 29 ये बताता है कि प्रत्येक फैक्ट्री में ऐसी लिफ्टिंग मशीन या चेन या रस्से या दूसरी भार उठाने के साधन लगे हुए होने चाहिए जिससे कि कामगारों या उसका दूसरा सामान जो है वो उठा सके, कामगार लोग जो उससे सामान उठा सके और सामान को नीचे भी लाया जा सके, ठीक है। और ऐसे यंत्र अच्छे प्रकार से
बने होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने होने चाहिए और पूर्ण रूप से ऐसे यंत्र भी मजबूत होने चाहिए। ठीक है, उन्हें पूरी तरह जांचा परखा जाना चाहिए और यह जांच परख जो है वो एक योग्य व्यक्ति के द्वारा कम से कम 12 महीने में एक बार जरूर की जानी चाहिए और संबंधित रजिस्टर में इस जांच पड़ताल को दर्ज भी किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे यंत्र पर जितना ये लोड उठा सके उतना ही लोड चढ़ाना चाहिए, उससे ऊपर का लोड नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, दुर्घटना होने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इन यंत्रों के नजदीक कार्य करता है तो उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी होना चाहिए और ऐसे स्थानों पर 6 मीटर परिधि में उस क्रेन के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो जाए। ठीक है, आगे जो सेक्शन 30 है फैक्ट्री एक्ट का, उसमें बताया गया कि जो रिवॉल्विंग मशीन है, जो मशीन घूम रही है, उसके किस प्रकार से सुरक्षा के प्रावधान किए जाए। ठीक है, ये सेक्शन 30 में बताया गया है। इसमें 30 में कहते हैं कि अगर मशीन से कोई वस्तु को ग्राइंडिंग पीसा जा रहा है, यानी कि ठीक है ग्राइंडिंग का कार्य लिया जा रहा है और ऐसी मशीन पर या उसके नजदीक ऐसी सूचना बोर्ड होना चाहिए जिस पर यह लिखा होना चाहिए कि सुरक्षित कार्य कैसे किया जा सकता है और उस ग्राइंडर की स्पीड कितनी है, जिस शाफ्ट पर या व्हील पर यह ग्राइंडर लगाया गया है उसकी स्पीड कितनी है और सॉफ्ट शाफ्ट या जो पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, उसका भी स्पीड जो है बताई जानी चाहिए जिससे कि सुरक्षित कार्य किया जा सके और जो स्पीड दर्शाई गई है ऐसी मशीनों को उस स्पीड से अधिक ज्यादा स्पीड उस स्पीड से बढ़ा करके कार्य नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम उतनी ही स्पीड पर कार्य लिया जाना चाहिए। अगर उससे बढ़ाकर स्पीड से कार्य लेंगे तो दुर्घटना होने के चांस बने रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, आगे जो सेक्शन 31 है उसके अंदर जिक्र किया गया है कि जो प्रेशर पॉइंट है, ठीक है, दबाव के जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें बताया गया है कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई मशीन एक ऐसे प्रेशर यानी कि दबाव पर कार्य कर रही है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरणीय जो दबाव है उससे उस मशीन का दबाव अगर ज्यादा है तो ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि प्लांट में सुरक्षित कार्य करने का दबाव बढ़ाया जा सके और उस मशीन या मशीन के हिस्से का दबाव उस सुरक्षित दबाव से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार इस दिशा में रूल बना सकती है और कह सकती है कि इसका जो दबाव है उसकी जो लिमिट है उसको फिक्स कर सकती है और कुछ मामलों में राज्य सरकार जो है छूट भी दे सकती है। सेक्शन 32 के अंदर बताया गया है कि जो हमारे फैक्ट्री जैसी फैक्ट्रियों के अंदर जो फर्श है, फ्लोर है, जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, ठीक है, और जो दूसरे देखभाल करने के जो रास्ते हैं उसे किस प्रकार से बनाया होना चाहिए, उनका रखरखाव किस प्रकार से रखना है, ये सेक्शन 32 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 32 बताता है कि प्रत्येक फैक्ट्री में सभी प्रकार के जो फर्श, सभी प्रकार की सीढ़ियां वह काम करने वाले रास्ते मजबूती से बने होने चाहिए, यानी कि वो रास्ते मजबूत होने चाहिए और उनका पूरा रख रखाव होना चाहिए और उस रास्ते पर कोई अड़चन यानी कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं होनी चाहिए और ऐसा पदार्थ भी नहीं उस रास्ते पर होना चाहिए जिससे कि फिसलन बढ़े और वहां के कामगार जो है फिसल कर गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, और जहां भी जरूरी हो, ठीक है, सीढ़ियों में, रास्तों में, फर्श पर जो है सुरक्षित करने के उपाय हमेशा होने चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया कि जहां पर भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहां पर सुरक्षित तरीके से कार्य के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति किसी भी समय वहां पर आ सके, जा सके। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जगह पर कार्य करता है
जिससे कि वो गिर करके उसको अगर चोट लग जाए तो ऐसी ऊंची जगहों को भी चारों तरफ से फेंसिंग करके, ठीक है, उसको कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। उसकी भी मंडेरी, जैसे अपन घरों में मंडेरी बनाते हैं ना, तो उस तरह से उसकी भी ग्रिल वगैरह लगा करके उसको, उस व्यक्ति को भी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे कि वो वहां से गिर न जाए, ठीक है। आगे सेक्शन 33 के अंदर ये बताता है कि पिट्स, सम्स, ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। जब हम फर्श के अंदर कोई चीज वेसल अगर फिट कर दे, कोई टंकी हम बढ़ा दे, ठीक है, तो जो उसकी ढक्कन है उसको किस प्रकार से ढका हुआ चाहिए, सेक्शन के प्रावधान जो बता रहा है इसके अंदर बताया है। ये सेक्शन ये बताता है कि अगर जमीन में हमने कोई भी टैंक फिट किया है या कोई स्टोरेज करने का वेसल फिट किया है और उसके खुलने वाली जगह को चारों तरफ से सुरक्षित करना चाहिए और उसे पूरी तरह से ढक करके रखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे जो सेक्शन 34 है वो बताता है इस बारे में प्रावधान, उसमें एक्सेसिव वेट के बारे में प्रावधान है कि जितना वेट निर्धारित है उतने वजन ही जो है वहां के जो कामगार है उनसे उठवाना चाहिए, उससे ज्यादा उनसे वजन न उठवाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में यह प्रावधान बताया गया है। क्या बताता है सेक्शन 34 क्या बताता है कि नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट, कैरी और मूव एनी लोड सो हैवी एज टू बी लाइकली टू कॉज हिम इंजरी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से इतना ज्यादा वजन नहीं उठवाया जाएगा या उतना ज्यादा वजन, सेक्शन 34 बताता है कि किसी भी व्यक्ति जो हमने नियुक्त किया है फैक्ट्री के अंदर उससे इतना ज्यादा वजन नहीं उठवाया जाएगा या उसे ढोने के लिए नहीं कहा जाएगा या उसे वजन सरकाने के लिए नहीं कहा जाएगा जिससे कि उसको वो चोट पहुंचा सके, ठीक है। जो राज्य की सरकार है वो इस संबंध में अपने नियम बना सकती है। जो आगे जो है वो सेक्शन 35 में बताया गया है कि आंखों के बचाव के लिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमने आंखों को बचाना है, ठीक है। सेक्शन 35 कहता है कि जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो राज्य की जो सरकार है वो ये नियम कोई भी बना करके लागू कर सकती है जिससे कि वो वहां के वर्कर है वो सुटेबल कोई गॉगल्स वहां पहने अपनी आंखों के बचाव के लिए, या कोई फैक्ट्री प्रभावी रूप से कोई अपने आंखों के आगे स्क्रीन लगा ले जिससे कि उनकी आंखों की बचत की जा सके, उनकी आंखों की सुरक्षा की जा सके, कामगारों की आंखों की सुरक्षा की जा सके, ठीक है। किस मामलों में? पहला है रिस्क ऑफ इंजुरी टू द आईज फ्रॉम पार्टिकल और फ्रेगमेंट्स थ्रोन ऑफ इन काज ऑफ प्रोसेस, वहां कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है उससे कोई भी अगर पार्टिकल निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, या उसके कोई टुकड़े बाहर निकल रहे हैं तो वो अगर आंखों में न लग जाए, उस आंखों में कोई वो आंखों को चोटिल न कर दे, ठीक है, उससे बचाने के लिए गॉगल्स वगैरह का प्रावधान और स्क्रीन का प्रावधान किया जा सकता है। आगे क्या है कि रिस्क टू द आई बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर और एक्सेसिव लाइट, जिस किसी भी फैक्ट्री के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा अगर रोशनी निकल रही है, उस रोशनी से भी अगर आंखों को खतरा हो रहा है तो उसके बचाव के लिए भी गॉगल्स और जो स्क्रीन्स हैं उनका प्रबंध किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे एक जो केस था फिच वर्सेस टेलीग्राफ कंस्ट्रक्शन से मेंटेनेंस कंपनी लिमिटेड 1949 का ये केस है। इसके अंदर भी ये बताया गया है कि इफेक्टिव स्क्रीन्स और सुटेबल जो गॉगल्स हैं वर्क रूम के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग इस दौरान उसको प्रयोग में ला सके, ठीक है। आगे जो सेक्शन 36 है उसमें बताया गया है कि प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस, किस प्रकार की हमने सावधानियां बरतनी है, जो खतरनाक गैस निकल रही है, खतरनाक जो धुएं निकल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, उससे किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, ये सेक्शन 36 में बताया गया, 36 में बताया गया है। ये सेक्शन बताता है कि नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू एंटर एनी चैम्बर, टैंक, वाल, पिट, पाइप, ठीक है, और अदर कन्फाइंड स्पेस इन एनी फैक्ट्री इन विच एनी गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट to such an extent as to involve risk to the person being overcoming thereby unless it is provided with a manhole of adequate size of other effective mean of egress। कहता है कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी टैंक में, किसी भी चेंबर में, किसी भी पाइप में या किसी भी फैक्ट्री के ऐसे स्थान में जहां से गैसेज, ठीक है, जहां से कोई प्रकार का धुआं, ठीक है, कोई प्रकार की धूल, ठीक है, जितना भी वो बहुत ज्यादा अगर निकल रही है, हानिकारक मात्रा में अगर निकल रही है, तो उन जगहों पर ऐसे आदमियों को नहीं जाने दिया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्थान छोड़े जाएंगे जिससे कि वो जो फालतू गैसेज बनी है, फालतू जो धुआं बना है, जो खतरनाक हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो निकल सके। ठीक है, ये जो जिक्र है ये सेक्शन 36 में किया गया है। इसके अलावा जो आगे जिक्र किया गया वो एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट और गैसेज के बारे में सेक्शन 37 के अंदर जो जिक्र किया गया है। ठीक है, एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक, इनफ्लेमेबल डस्ट मतलब जो कि ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील जो डस्ट है, धुआं है, गैसेज है, उनके प्रावधानों के बारे में बताया गया है सेक्शन 37 में। वो कहता है कि वेयर इन एनी फैक्ट्री एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूस डस्ट, ठीक है, अगर कोई भी फैक्ट्री के अंदर अगर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है जिससे कि वहां धूल मिट्टी, गैस या कोई किसी प्रकार का फ्यूम, ठीक है, या किसी प्रकार के जो वेपर हैं, ठीक है, वो इस मात्रा में निकल रहे हैं जिससे कि वहां पर विस्फोट हो सकता है या वो ज्वलनशील हो सकते हैं, ठीक है, तो उस मामले के अंदर वो सभी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि वहां पर विस्फोट न हो और आग न लगे। ठीक है, वो किस प्रकार से होना चाहिए वो बताता है, इफेक्टिव इनक्लोजर ऑफ प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन द प्रोसेस, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है उसको प्रभावी तरीके से उस पूरी मशीनरी को इनक्लोज किया होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट, गैस, फ्यूम्स और वेपर, इस प्रकार के जो गैसेज हैं, इस प्रकार के जो फ्यूम्स और वेपर्स हैं, उनके निकालने के लिए, जिससे कि वो उस कमरे में इकट्ठा है, उसके निकालने के लिए पूरे प्रकार से प्रावधान किए होने चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूशन और इफेक्टिव इनक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन, जहां पर भी आग लगने का संदेह है, जिन सोर्सेज से भी आग लग सकती है, ठीक है, उन सबको पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, एक्सक्लूशन होना चाहिए, अलग हो जाने चाहिए वो सारे सोर्सेज। ठीक है, आगे जो सेक्शन 38 में बताया गया है वो बताया गया है कि प्रिकॉशन ऑफ इन केस ऑफ फायर, आग लगे तो उस केस के अंदर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में सेक्शन जो है 38 में बताया गया है। ये सेक्शन 38 क्या कहता है कि प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर वो सभी प्रावधान प्रैक्टिकल में जो एप्लीकेबल हो सके, वास्तव में जो एप्लीकेबल हो सके, वो सभी प्रावधान करने हैं जिससे कि आग लगने से रोका जा सके। ठीक है, और आग को फैलने से रोका जा सके। ये प्रावधान हमें अपने फैक्ट्री के अंदर भी करने हैं और बाहर भी करने हैं। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर भी करने हैं जिससे कि वहां के आसपास के लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और जो वर्कर हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, और ऐसे सभी रास्ते हमने उपलब्ध करवाने हैं जिससे कि आग लगने की अवस्था में वहां से बच करके व्यक्ति निकल सके। ठीक है, और ऐसी सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवानी है। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले यंत्र भी हमें लगाए होने चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में संबंधित सरकार जो है वो अपने दिशा निर्देश जारी कर सकती है, रूल बना सकती है। आगे जो सेक्शन 39 है वो बताता है कि पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन और डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ लेबिलिटी। ठीक है, किसी के बारे में जो पार्ट है मशीनरी के जो डिफेक्टिव हैं उनके बारे में हम स्पेसिफिकेशन मान सकते हैं। कौन मान सकता है, इसके बारे में सेक्शन 39 कहता है कि इफ इट अपीयर टू द इंस्पेक्टर, ठीक है, निरीक्षक को अगर ये लगे, ठीक है, कि कोई भी जो इमारत, कोई भी बिल्डिंग है या उसका कोई भी हिस्सा, बिल्डिंग का हिस्सा, इमारत का हिस्सा है, ठीक है, या कोई भी रास्ते का ऐसा हिस्सा है या कोई भी मशीनरी का हिस्सा है, प्लांट के अंदर जो मशीनरी, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी लगी है उसका कोई भी ऐसा हिस्सा है, वो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में है, वो ऐसी खतरनाक कंडीशन में है जिससे कि वह मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वो जो निरीक्षक है वो
उस ऑक्यूपायर, उस फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को और उस फैक्ट्री के मैनेजर यानी कि प्रबंधक को या इन ऑक्यूपायर और प्रबंधक दोनों को, ठीक है, एक लिखित के अंदर ऑर्डर जारी कर सकता है और स्पेसिफिकेशन जारी कर सकता है। किस मामले में ऑर्डर जारी कर सकता है? टू फर्निश ड्राइंग, भी आप अपनी ड्राइंग भेजें, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन, दूसरी कोई अगर स्पेसिफिकेशन है वो भेजें, एंड अदर पर्टिकुलर, दूसरे कोई इससे संबंधित पार्टिकुलर्स हैं तो वो भी भेजें, एज में भी नेसेसरी, जो भी जरूरी है, टू डिटरमाइन वेदर सच बिल्डिंग, जिससे ये पता लगा जा सके कि जो ऐसी इमारत है, ऐसे जो रास्ते हैं, ऐसी जो मशीनरी है प्लांट की, ठीक है, उसको सेफ्टी से यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आगे, टू कैरी आउट सच टेस्ट, ठीक है, वो सारे टेस्ट करें जिससे कि ये पता लग सके, ठीक है, कि जो इंस्पेक्टर ने चीजें कही है, ठीक है, वो सेफ है या नहीं, ठीक है, वो भी उसके लिए भी इंस्पेक्टर कह सकता है। आगे जो सेक्शन 40 में बताया गया है वो बताया गया है कि सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, इमारत की जो सेफ्टी के बारे में और मशीनरी की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। वही कहते हैं कि देख, अगर निरीक्षक को, इंस्पेक्टर को ये लगे कि कोई पर्टिकुलर जो इमारत है या उसका कोई हिस्सा है या उसका कोई रास्ता है या कोई मशीनरी है जो प्लांट में लगी हुई है, फैक्ट्री में लगी हुई है, ठीक है, जो कि मनुष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तो उसके बारे में जो ऑक्यूपायर से या प्रबंधक से, मैनेजर से या दोनों से जो है निरीक्षक, इंस्पेक्टर जो है वो लिखित के अंदर उन दिशा निर्देशों को पालन करने के बारे में कह सकता है। आगे सेक्शन 40A के अंदर ही बताता है कि मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस कैसे करनी है, इसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है, ये बताता है कि इट अपीयर टू द इंस्पेक्टर, अगर निरीक्षक को ये लगे कि कोई भी इमारत का हिस्सा, फैक्ट्री की इमारत का हिस्सा जो है वो अगर खतरनाक सिचुएशन में है और वो वहां के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर गलत प्रभाव डाल सकता है और वहां के लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो वो ऑक्यूपायर और मैनेजर यानी प्रबंधक दोनों को ही लिखित के अंदर ऐसे कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है जिससे कि उस बिल्डिंग को, उस इमारत को या उस मशीनरी को सेफ तरीके से मेंटेन किया जा सके। आगे जो दूसरा जो सेक्शन 40B है वो बताता है कि सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो बताता है कि सेफ्टी ऑफिसर कहां पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, सुरक्षा का अधिकारी, उसको कैसे नियुक्ति की जाएगी, वो बताता है कि एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 1000 वर्कर हैव एम्प्लॉयड, जहां पर भी कोई भी फैक्ट्री में अगर 1000 से ज्यादा कामगार काम करते हैं तो वहां के ऑक्यूपायर और वहां के प्रबंधक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो एक सुरक्षा का अधिकारी वहां पर नियुक्त करे, ठीक है, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उस फैक्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है तो वहां पर 1000 आदमियों पर कम से कम एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति जरूर होनी चाहिए। आगे इसी से संबंधित जो है वो जो खतरनाक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान जो है वो सेक्शन 41A से लेकर के सेक्शन 41M तक दिए गए हैं, ठीक है। वो क्या बताते हैं कि पहला प्रावधान तो सेक्शन जो 41A के अंदर है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, अगर ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर खतरनाक विधि से उत्पादन हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले वहां की जो राज्य सरकार है वो एक साइट अप्रेजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो कि ऐसी साइट का निरीक्षण करके आएगी, ठीक है। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, उस कमेटी में यह सेक्शन बताता है कि मुख्य निरीक्षक, चीफ इंस्पेक्टर राज्य सरकार का, वो इस कमेटी का चेयरमैन होगा, ठीक है। दूसरे उसमें सदस्य कौन से होंगे, वो कहता है कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट जो 1974 के प्रावधानों के तहत अगर कोई सेंट्रल बोर्ड बना हुआ है तो उसका एक प्रतिनिधि भी इस कमेटी में शामिल होगा। दूसरा कहता है कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट 1981 के तहत अगर सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड है, उसका भी एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। उसके साथ साथ ये कहता है कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल
कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 का जो स्टेट बोर्ड है, राज्य सरकार का जो बोर्ड है, उसका भी एक प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के जो अंदर प्रावधानों के तहत जो राज्य बोर्ड गठित है, उसका भी एक प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होगा। उसके साथ साथ पर्यावरण के संबंधित जो राज्य सरकार का महकमा डिपार्टमेंट है, उसका भी एक प्रतिनिधि शामिल होगा। राज्य सरकार का मौसम विभाग के संबंधित एक उसका भी प्रतिनिधि इसमें एक शामिल होगा। उसके साथ साथ एक जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जो एक्सपर्ट है वो भी एक शामिल होगा। उसके साथ साथ जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि है, वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, राज्य सरकार का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार जो है 5 अन्य आदमियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें से एक जो है वो वैज्ञानिक होगा, जिसको स्पेशल नॉलेज होगी। ठीक है, हजार्डस प्रोसेस के बारे में, खतरनाक जो प्रविधियां चलाई जा रही है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, वो भी इसके अंदर एक लिया जाएगा। उसके साथ साथ एक प्रतिनिधि लोकल अथॉरिटी का लिया जाएगा। अगर वो फैक्ट्री कोई गांव के अंदर लगी है या नगर निगम में लगी है, नगर परिषद में लगी है, ठीक है, उनका नगर निगम का या ग्राम पंचायत का भी एक प्रतिनिधि यानी कि लोकल अथॉरिटी का भी एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। उसके साथ साथ वो कहता है कि नॉट मोर देन 3 अदर पर्सन एज डीम्ड फिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी राज्य सरकार सही समझे वो 3 आदमी और राज्य सरकार उस कमेटी में नियुक्त करेगी। ठीक है, और ये जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है 90 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार को सौंप देगी। ठीक है, अगर कोई आदमी ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहता है जिसके अंदर हजार्डस प्रोसेस चलेगी, ठीक है, तो वो आदमी अगर एप्लीकेशन देगा तो उस पर ये कमेटी उसकी साइट को अप्रेजल करने जाएगी, उसकी साइट का निरीक्षण करने जाएगी और अपनी रिपोर्ट ये कमेटी जो है राज्य सरकार को 90 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवा देगी। आगे सेक्शन 41B के अंदर बताया गया है कि कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, जो भी इस तरह की फैक्ट्री लगाने वाला है या जिसने भी इस तरह की फैक्ट्री लगा रखी है उसके ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके बारे में सभी तथ्यों को बता दे। ठीक है, आगे ये सेक्शन बताता है कि इट इज ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन द ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर के ऊपर ये ड्यूटी फिक्स कर दी गई है कि एवरी फैक्ट्री दैट ही शैल डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन टू द वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जितने भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उन सबको वह ये सूचना दे दे और मुख्य निरीक्षक, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को भी ये सूचना उपलब्ध करवा दे और लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद जो भी केस है जिसकी भी सीमा में वो फैक्ट्री आती है उनको भी वह ये सारी सूचना पहुंचा दे और वहां के आम लोगों को, जनरल पब्लिक को भी ये सूचना पहुंचा दे कि उनके यहाँ किस प्रकार की जो है डेंजरस प्रोसेस से उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे कि उनकी सुरक्षा को पुख्ता मजबूत किया जा सके। किसके बारे में? फ्रॉम द एक्सपोजर टू और हैंडलिंग ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इन दी मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें किस प्रकार के जो संसाधन, किस प्रकार का जो मटेरियल है उसे किस प्रकार से वहाँ के वर्करों को हैंडल करना है, ठीक है, इस बारे में वो इंफॉर्मेशन वर्करों को दे दे और उसे किस प्रकार से उन मटेरियल को परिवहन करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है और किस प्रकार से उस मटेरियल को हमने स्टोर करना है, किस प्रकार से उस मटेरियल को, ऐसे खतरनाक मटेरियल को हमने उसका रखना है, ठीक है, और दूसरे जो भी प्रोसेस है उनके बारे में वो ऑक्यूपायर या प्रबंधक जो है अपने कर्मचारियों को, ठीक है, वो सारी चीजें बता दे पहले से। आगे कहता है कि the occupier shall at the time of registering the factory involving hazardous process lays down a detailed policy with respect to the health and safety of worker employed and intimate such policy to the chief inspector and local authority and thereafter at such interval as may be prescribed, ठीक है, inform the chief inspector and local authority of any change made in the said policy,
ठीक है। वो कहता है कि प्रत्येक ऑक्यूपायर की ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके वहां जो भी हजार्डस प्रोसेस चलाई जा रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसकी एक डिटेल पॉलिसी बना करके, ठीक है, वो मुख्य निरीक्षक को या जिस गांव के एरिया के अंदर वो लगी है, जिस नगर निगम में वो लगी है, उसको, ठीक है, वो पॉलिसी उपलब्ध करवा दे। और अगर उस पॉलिसी में किसी प्रकार का बदलाव लाया गया है तो भी लोकल अथॉरिटी और मुख्य निरीक्षक और काम करने वाले लोगों को वो बदलाव भी बता दे और मुख्य निरीक्षक से उसकी पहले अप्रूवल ले ले, उसकी पहले मंजूरी ले ले। आगे ये बताता है कि जो ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस shall with the previous approval of chief inspector lay down measure, ठीक है। जो यहाँ पर भी हजार्डस एक्टिविटी, हजार्डस प्रोसेस जिस फैक्ट्री में चलाई जा रही है, वहां के ऑक्यूपायर जो है मुख्य निरीक्षक से हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उसके स्टोरेज के बारे में पहले मंजूरी ले ले, ठीक है। आगे कहता है कि पब्लिक और ऐसे सभी जो तरीके हैं उसको जो प्रिस्क्राइब जैसा तरीका बताया गया उस तरीके से वो वर्करों को भी पब्लिश कर दे और आम जनता को भी उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दे, जिससे कि वहां के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। आगे जो है सेक्शन 41C के अंदर बताया गया है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डस प्रोसेस, कौन कौन सी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी बनती है ऑक्यूपायर की, उसके बारे में बताया गया है। वो कहता है कि ये ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी बनती है कि मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड, वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्थ का रिकॉर्ड को मेंटेन करे और उसे अप टू डेट करे, यानी कि समय समय पर उस रिकॉर्ड को ठीक करे, ठीक है। एज द केस में भी मेडिकल रिकॉर्ड भी उनका बनाए वर्करों का, फैक्ट्री में काम करने वालों का जो ऐसे हजार्डस सब्सटेंस के से काम कर रहे हैं और ऐसे हजार्डस केमिकल या टॉनिक के साथ जो उनसे काम ले रहे हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, ये ऑक्यूपायर की जिम्मेवारी बनती है। आगे जिम्मेवारी क्या बनती है, अपॉइंट पर्सन हु पॉजेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करे जो कि ऐसे खतरनाक जो सब्सटेंस है उसको हैंडल करने का उसको तजुर्बा हो, ठीक है, और वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, टू सुपरवाइज सच हैंडलिंग विद इन द फैक्ट्री, और ऐसी जो सिचुएशन है उसका निगरानी रखने के लिए वो पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो है वो काबिल हो, कॉम्पिटेंट हो पूरी तरीके से, ठीक है। अगला सेक्शन है वो है 41D, वो बताता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो केंद्र सरकार की ये पावर है कि वो कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच पड़ताल के लिए कोई भी कमेटी बना सकती है। उसके बारे में ये बताता है कि जहां पर भी हजार्डस प्रोसेस चलाई जा रही है, जिस भी फैक्ट्री के अंदर हजार्डस प्रोसेस चलाई जा रही है, तो उसके अंदर जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार इस एक्ट के सेक्शन 48D के तहत एक कमेटी का, जांच कमेटी का निर्माण कर सकती है, जो कि जाकर के ये जांच करेगी कि वहां पर जो स्वास्थ्य के संबंधित क्या मानक हैं और वर्करों की सेफ्टी को लेकर के क्या मानक उसको फैक्ट्री लागू कर रही है, उसके मामले में ये कमेटी जो है जांच पड़ताल कर सकती है। इस कमेटी से कंसिस्ट ऑफ, कमेटी में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा उसका और 2 दूसरे मेंबर होंगे, और कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन करेगी किसको, राज्य सरकार को, और जो उसकी रिकमेंडेशन होगी वो किस तरह की होगी, एडवाइजरी नेचर की होगी रिकमेंडेशन, यानी कि सलाह की दृष्टि से, ठीक है। और जब जांच पड़ताल की जा रही होगी उस दौरान तो कमेटी जो है विल फाइंड आउट द कॉज ऑफ एनी फेलियर और निग्लेक्ट इन द एडॉप्शन ऑफ एनी मेजर ऑफ स्टैंडर्ड, तो ये जांच कमेटी ये पता लगाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, सेफ्टी के मानकों को लेकर, सुरक्षा के मानकों को लेकर के कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, इस प्रकार का वो ध्यान रखेगी जांच करने के लिए। अगला जो स्टैंडर्ड जो है सेक्शन वो 41E है, जिसमें बताया गया है कि इमरजेंसी स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है, जहां हजार्डस प्रोसेस की जा रही है वहां पर इमरजेंसी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। ये सेक्शन ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड,
that no standard of safety has been prescribed in respect of hazardous process or class of hazardous process or where the standard so prescribed are inadequate, it may direct to lay down emergency standard for enforcement suitable standard in respect of such hazardous process. Such standards shall be enforced until they are incorporated in the rule made under this act. तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि जहां पर भी हजार्डस, जिस फैक्ट्री में हजार्डस प्रोसेस से उत्पादन हो रहा है या जिस फैक्ट्रियों में अलग अलग हजार्डस प्रोसेस से उत्पादन हो रहा है और वहां के जो मानक हैं वो पूरे सुटेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उस मामलों में केंद्र सरकार जो है वो इमरजेंसी मानक, ठीक है, आपातकालीन मानक बना सकती है और रूल के द्वारा उसके एक्ट के अंदर उनका प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, आगे जो सेक्शन 41F है वो बताता है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉनिक सब्सटेंसेस, जो हजार्डस प्रोसेस है उसके अंदर जो केमिकल का इस्तेमाल है या दूसरे टॉनिक का जो नुकसानदायक टॉनिक है उनका जो इस्तेमाल है वो किस लिमिट तक होना चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 41 बताता है कि मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉनिक सब्सटेंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेदर हजार्डस और अदरवाइज इन एनी फैक्ट्री शैल बी द वैल्यू इंडिकेटेड इन द सेकंड शेड्यूल। कहता है दूसरे शेड्यूल के अंदर जितना भी उसका मानक दिया गया है उस मानक से ऊपर उस हजार्डस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले खतरनाक जो पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में एनी टाइम मेक रूल सुटेबल चेंज इन सेड शेड्यूल। इस शेड्यूल में किसी भी प्रकार के चेंज करने के लिए भी केंद्र सरकार को पावर दी गई है। आगे जो सेक्शन 41G बताता है वो बताता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि जो सेफ्टी के संबंधित मैनेजमेंट के अंदर वर्कर कैसे हिस्सा लेंगे उसके बारे में बताया गया। सेक्शन 41G बता रहा है इस मामले में। ठीक है, सेक्शन 41G बताता है कि ऑक्यूपायर सेल इन एवरी फैक्ट्री, प्रत्येक फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है जहां पर भी हजार्डस प्रोसेस चलाई जा रही है, हजार्डस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो वहां का ऑक्यूपायर ये बताएगा कि उस सब्सटेंस को किस प्रकार से हैंडल करना है। सेफ्टी कमेटी को कंस्टिट्यूट करेगा, उसमें बराबर नंबर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कामगारों से भी उसमें लोग लिए जाएंगे, उस कमेटी के सदस्य बनाए जाएंगे और मैनेजमेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी, जिससे कि पूरी तरह से वहां की सेफ्टी और स्वास्थ्य के संबंधित चीजों को ध्यान किया जा सके, उन्हें लागू करवाया जा सके। आगे जो सेक्शन 41H है वो बताता है राइट ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। ये वर्करों का अधिकार है कि उन्हें सूचित किया जाए, उन्हें वार्निंग दी जाए, जो आगे खतरा आने वाला है उसके बारे में उन्हें सूचित किया जाए। सेक्शन 41H बताता है कि where the worker employed in any factory engaged in hazardous process have reasonable apprehension that there is a likelihood of imminent danger to their lives or health due to accident। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी जान को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है उस बारे में बताए जाने के लिए प्रत्येक वर्कर को सूचित किया जाना चाहिए। वर्कर ये उम्मीद रखता है। ठीक है, they may bring the same to the notice of occupier, agent, manager or other person who is in charge of factory and simultaneously bring the same to the notice of inspector। ठीक है, जो काम करने वाले हैं वो इमीडिएटली उस बारे में सूचना जो है वो ऑक्यूपायर को, ठीक है, या उस फैक्ट्री के इंचार्ज को या उसके मैनेजर को उपलब्ध करवाएंगे और वो ऑक्यूपायर है वो निरीक्षक को इस बारे में सूचना जो है उपलब्ध करवाएगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ सच ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो तुरंत प्रभाव से, ठीक है, ऐसे हजार्डस प्रोसेस अगर हो गया, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोकथाम के लिए कदम उठाए। सेक्शन 41A से 41H तक इसलिए जो है वो जो है सेफ्टी प्रोविजन दिए गए हैं हजार्डस प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, हजार्डस प्रोसेस को लेकर अलग से ही एक इन्होंने ये पूरा बना दिया है चैप्टर। ठीक है, और जिसमें सेक्शन 41 के अंदर ही सारे प्रावधान दिए गए। 41 के सब क्लॉज ए से लेकर के 41 के ही सब क्लॉज एच तक ये सारे प्रावधान हैं।
ठीक है। अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे 1948 फैक्ट्रीज एक्ट के तहत वो हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर के बारे में, ठीक है, कि वेलफेयर के लिए वर्करों के लिए वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके ज्ञानवर्धक रहेगी, खासतौर से एलएलबी के स्टूडेंटों के लिए। और अगर ये अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी करें, अपने मित्रों को भी बताएं, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें सीबीएसई राशि को, और बेल आइकन को भी दबाएं। और कोई प्रकार की अगर आपको कुछ कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप हमारे को नीचे अपने इनबॉक्स के अंदर ट्विटर के मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, ठीक है। मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7015365306। धन्यवाद।